नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश डिटरमिनस पार्ट फोर्थ। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा डिटरमिनस का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वांटिफायर्स की जो मुख्य मुख्य जो डिटरमिनस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटिफायर्स अर्थात मात्रा को बताने वाले जितने भी डिटरमिनर्स हैं उन सारे प्रमुख डिटरमिनर्स को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जो संख्या बताने वाले थे, न्यूमेरल्स जो थे, उनके बारे में चर्चा करे थे। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से संख्या को बताने वाले कुछ डिटरमिनर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं, ठीक उसी तरह से वे डिटरमिनर्स जिनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाए अर्थात मात्रा को बताने के लिए किया जाता हो, उन्हें हम क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो हमारा डिटरमिनर्स है वो है क्वांटिफायर्स, मात्रा बताने वाले। तो सबसे पहले इसमें जो डिटरमिनर्स आता है वो आता है सम, जिसका अर्थ होता है कुछ। तो ये जो सम है इसका प्रयोग हम संख्या बताने वाले डिटरमिनर्स में भी हमने इसका प्रयोग पढ़ा था और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि सम का जो प्रयोग है वो काउंटेबल के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों जगह इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, वो होता है कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक निश्चित मात्रा को बताने के लिए कुछ के सेंस में सम का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैंने डिटरमिनर्स स्टार्ट किया था उसी दिन आपको बताया था कि मुख्य रूप से डिटरमिनर्स का जो प्रयोग है वो अर्थ पे डिपेंड करता है, सेंस पे डिपेंड करता है। तो सम का जो प्रयोग है, यदि हम मात्रा को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ के सेंस में इसका प्रयोग हमें करना होता है। तो यदि आपको डिटरमिनर्स का मीनिंग याद है, उनका अर्थ याद है, तो आप डिटरमिनर्स जो है वो आसानी से भर सकते हैं। कुछ विशेष संदर्भ हैं जहाँ पर कुछ विशेष नियमों को हमें लागू करना है, उनकी भी चर्चा मैं जिस भी डिटरमिनर्स में वो विशेष नियम लागू होते हैं उसी के साथ मैं आपको यहाँ नोट्स में अवेलेबल करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर सम का प्रयोग हमें केवल कुछ के सेंस में ही करना है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एवरीबडी नीड्स सम वाटर एवरी डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सकारात्मक वाक्य है जिसमें कहा गया है कि एवरीबडी नीड्स सम वाटर, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वाटर की मात्रा बताने के लिए हमें यहाँ पर सम का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वुड यू लाइक टू हैव सम जूस। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो प्रश्नात्मक है और प्रश्नात्मक में भी कैसा प्रश्नात्मक है, प्रस्ताव वाले ये प्रश्नात्मक वाक्य हैं। तो जहाँ पर प्रस्ताव वाला प्रश्नात्मक वाक्य हो वहाँ पर भी हम सम का प्रयोग करते हैं, यानी सामने वाले से हम उसकी कुछ इच्छा पूछते हैं, उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं, वहाँ भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में मैंने हर सेंटेंस के हर एग्जाम्पल के आगे कुछ लिखा है, तो उसका मतलब यही है कि सम का प्रयोग हम सकारात्मक वाक्यों में कुछ का सेंस बताने के लिए करते हैं। दूसरा इसका जो नियम है वो ये है कि यदि वाक्य प्रश्नात्मक हो और उसमें कोई प्रस्ताव रखा गया हो तो वहाँ पर भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप कुछ जूस लेना पसंद करेंगे। सामान्य जो प्रश्नात्मक वाक्य होंगे वहाँ पर हम सम का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हमें जो इसका जो विपरीतार्थक शब्द है एनी, उसका प्रयोग हमें करना होता है, जो इसका नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर का जो डिटरमिनर्स है मात्रा बताने वाले। तीसरा इसका उदाहरण है सम का कि प्लीज़ गिव मी सम मनी। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव है और इम्पेरेटिव वाक्य कैसा होता है, इंटरोगेटिव कौन सा होता है, सारी चीज़ें हम जो लास्ट हमारे टॉपिक्स थे वहाँ पर हम अच्छी तरह से इनको पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पेरेटिव वाक्य में भी यदि कुछ का सेंस हो तो वहाँ पर भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो सकारात्मक वाक्य में हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, प्रस्ताव वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में हम सम का प्रयोग कर सकते हैं
और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का जो डिटरमिनस है वो है एनी, और इसका अर्थ होता है कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे काउंटेबल नाउन से पूर्व नकारात्मक और सामान्य प्रश्नात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते थे, उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व भी नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सेम जैसे सम का प्रयोग किया था कि सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पूर्व भी हम कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व भी कर सकते हैं, और दोनों का अर्थ भी वहाँ पर सेम है। जब गिनने योग्य कोई संख्या कुछ का अर्थ वहाँ पर कर रही हो तो वहाँ पर भी हम सम का प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यदि कुछ का सेंस वहाँ पर बता रही हो तो वहाँ पर भी हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने काउंटेबल नाउन में पढ़ा था कि नकारात्मक और सामान्य प्रश्नात्मक, सामान्य इसलिए लगाया है क्योंकि हमने प्रस्ताव वाले जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं उस सब में हम पढ़ चुके हैं, तो एनी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन यदि हो तो वहाँ पर यदि वाक्य नकारात्मक है या फिर सामान्य प्रश्नात्मक वाक्य है तो हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है और सबके आगे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वाक्य नकारात्मक है, ये प्रश्नात्मक है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि सी हैज़ेंट एनी गोल्ड, उसके पास कोई सोना नहीं है, उसके पास कोई सोना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाक्य है वो नेगेटिव वाक्य है और गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले हमने एनी का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा जो वाक्य वो कैसा है, नकारात्मक वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ धन है या फिर कोई धन है। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाक्य है साधारण प्रश्नात्मक है और मनी जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने एनी का प्रयोग किया है। तीसरा एग्जाम्पल है कि द कार हैज़ हार्डली एनी पेट्रोल इन इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाक्य ना तो प्रश्नात्मक आपको दिख रहा है ना यहाँ पर नोट वगैरह है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया हार्डली। तो इन शब्दों पर भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। जैसे हार्डली शब्द आ जाए, जैसे स्कार्सली शब्द आ जाए, जैसे बेयरली शब्द आ जाए, तो ये तीनों चारों जो शब्द हैं वो नेगेटिव सेंस को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य को भी हमें नेगेटिव मानना है क्योंकि इस वाक्य में हार्डली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसलिए जो पेट्रोल है अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग किया है कि द कार हैज़ हार्डली एनी पेट्रोल इन इट, मुश्किल से ही कार में कुछ पेट्रोल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डली का अर्थ है मुश्किल से ही, तो नेगेटिव सेंस को यहाँ पर प्रकट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द अर्थ क्वैक पास्ड ऑन विदाउट एनी डैमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वाक्य सकारात्मक है, तो सकारात्मक वाक्यों में भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर कोई का सेंस हो कि द अर्थ क्वैक पास्ड ऑन, भूकंप आया था विदाउट एनी डैमेज, जिसने कोई भी डैमेज यानी नुकसान नहीं किया। तो बिना नुकसान के ही, बिना कोई नुकसान के, तो यहाँ पर एनी का अर्थ हो जाएगा कोई। और डैमेज जो शब्द है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है कि बिना किसी नुकसान के जो भूकंप है वो पास्ट ऑन चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बताए हैं और चारों में आपको समझाने का प्रयास किया है कि एनी का प्रयोग हमें कोई के सेंस में, कुछ के सेंस में करना है जब हमारा वाक्य प्रश्नात्मक हो या फिर नकारात्मक हो या नकारात्मक का सेंस वहाँ पर प्रकट कर रहा हो। नेक्स्ट हमारे डिटरमिनर्स हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। जैसे हमने संख्या बताने वाले डिटरमिनर्स में पढ़ा था फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तो तीनों ही सेंस में यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व हमें लिटिल का प्रयोग करना है, ए लिटिल का प्रयोग करना है और द लिटिल का प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहला जो डिटरमिनस है वो है लिटिल, इसका अर्थ है न के बराबर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि हमारी संख्या काउंटेबल हो यानी गिनने योग्य हो और वो संख्या न के बराबर हो तो वहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमारी जो नाउन है वो अनकाउंटेबल हो और वो न के बराबर हो
यहाँ पर भी हम नील का भाव ग्रहण नहीं करेंगे। नील का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं रहती है। लेकिन लिटिल और फ्यू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि चीज़ तो हमारी, वस्तु तो हमारी मौजूद है, लेकिन वो वस्तु न के बराबर है। तो नकारात्मक सेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व लिटिल का प्रयोग करें। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वही भाव है, न के बराबर। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि देयर इज़ लिटिल मिल्क सो यू कांट मेक टी। तो वहाँ पर यानी लिटिल मिल्क यानी थोड़ा सा दूध है, इसीलिए यू कांट मेक टी, आप चाय नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध तो है, लेकिन दूध जो है वो न के बराबर है, उससे चाय भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर जो दूध है वो न के बराबर है। इसका पता हम लास्ट का जो टैग जुड़ा हुआ उससे पता करेंगे कि यू कांट मेक टी, आप चाय नहीं बना सकते। तो दूध कम है, न के बराबर है, इसलिए हम उससे चाय नहीं बना सकते। सेकंड एग्जाम्पल है कि वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके रिकवर होने का बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम आशा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके जो रिकवर होने की जो आशा है, होप है, वो न के बराबर है, इसलिए यहाँ पर भी हमने लिटिल का प्रयोग किया है। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उसको कंप्यूटर का न के बराबर ज्ञान है। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर भी नॉलेज के पहले हमने लिटिल का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से काउंटेबल नाउन में हमने फ्यू का प्रयोग किया था, ठीक उसी तरह से अनकाउंटेबल में हमें लिटिल का प्रयोग हमें करना है। उसके बाद सेकंड हमारा जो डिटर्मिनर्स है वो है ए लिटिल। जैसे ए फ्यू होता था, ठीक उसी तरह से अनकाउंटेबल में ए लिटिल का प्रयोग हमें करना है। इसका जो सेंस है वो है कुछ या थोड़ा सा, यानी लिटिल से थोड़ा ज़्यादा। एग्जाम्पल है कि इट रेंड ए लिटिल यस्टरडे, कल कुछ ही बारिश हुई। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, जग में बहुत ही कम पानी था। न के बराबर तो नहीं था, लेकिन थोड़ा पानी ज़्यादा था। बचपन में हम एक स्टोरी पढ़ते थे थ्रस्टी करो की, तो वहाँ पर ये लाइन आती थी कि देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, जग में कुछ पानी था। से पहले हम पढ़ते हैं कि द क्रो सा ए जग इन द गार्डन, कौवे ने बगीचे में एक जग देखा। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, और देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, जग में कुछ पानी था। तो कुछ पानी था, इसीलिए कौवे ने कंकड़ डाल करके उस पानी को पीने के लिए ऊपर लेकर वह आता है। लेकिन यदि उसमें न के बराबर पानी होता तो वह पानी नहीं पी सकता था। तो इस लाइन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ए लिटिल का प्रयोग हमें किस सेंस में करना है, यानी कुछ के सेंस में हमें ए लिटिल का प्रयोग करना है। तीसरा एग्जाम्पल है कि ए लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरियस। तो थोड़ा जो ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। इसमें भी ए लिटिल का प्रयोग हम करते हैं कि न के बराबर ज्ञान होता है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन यदि उसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, पूरा भी नहीं होता और न के बराबर भी नहीं होता, यदि उसे मीडियम टाइप का यदि उसमें ज्ञान है, तो हमेशा वो उसके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि यो व्यक्ति हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया है कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ए लिटिल के हमने 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। नेक्स्ट जो डिटर्मिनस है वो है द लिटिल, अधिक नहीं किंतु सारा का सारा। तो जिस तरह से द फ्यू का प्रयोग हमने पढ़ा था कि मौजूद वस्तु ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पूरी की पूरी यदि हमें बतानी हो तो वहाँ पर हमने द फ्यू का प्रयोग पढ़ा था। ठीक उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन यदि पूरी की पूरी को बताना हो तो हमें द लिटिल का प्रयोग वहाँ पर करना है। एग्जाम्पल है कि द लिटिल मनी सी हैड
वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसन्स, कि द लिटिल मनी यानी जितना भी पैसा सी हैड उसके पास था, वाज ऑल्सो स्पेंट खर्च कर दिया गया, ऑन मेडिसन्स दवाइयों के ऊपर, यानी जितना भी पैसा उसके पास था वो सारा का सारा, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन जितना भी था वो सारा का सारा खर्च कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंस है सारा का सारा या पूरा का पूरा, तभी हमने यहाँ पर मनी से पहले द लिटिल का प्रयोग यहाँ पर किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर वे। यूज आपको यूज करना है द लिटिल टाइम पूरे के पूरे समय का, यू हैव जो तुम्हारे पास है, इन ए प्रॉपर वे एक अच्छी तरीके से, यानी जितना समय तुम्हारे पास है उस पूरे के पूरे समय को तुम्हें यूज़ करना है इन ए प्रॉपर वे एक अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही हैज़ डंक द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द जग, कि जग में जितना भी दूध था, ही हैज़ डंक वो सारा का सारा उसने पी लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो सेंस है वो है सारा का सारा, यानी जितना भी दूध जग में था वो सारा का सारा दूध उसने पी लिया है। तो जहाँ पर सारा का सारा सेंस आए यानी जो वस्तु मौजूद है उस सारे की सारी वस्तु को हमें बताना हो तो वहाँ पर हमें द लिटिल का प्रयोग वहाँ पर करना है। चौथी हमारे डिटरमिनर्स है मोर, जिसका अर्थ होता है और अधिक। तो और अधिक का यदि हमें सेंस कन्वे करना है तो वहाँ पर हमें मोर का प्रयोग करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आर्टिस्ट है वो यदि स्टेज पे परफॉर्मेंस करता है और उसकी परफॉर्मेंस ऑडियंस को अच्छी लगती है तो वे एक साथ एक स्वर में चिल्लाते हैं वंस मोर, यानी और अधिक। तो उसका मतलब यही है कि हमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी लगी है, आपका जो सॉन्ग है वो हम एक बार और सुनना चाहते हैं, आपका जो डांस है वो हम एक बार और देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर और अधिक के सेंस में हम मोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख भी दिया है कि और अधिक के सेंस में मोर का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल है कि यू नीड मोर मनी, तुम्हें और अधिक धन की आवश्यकता है। ही स्पेंट मोर टाइम परफेक्टिंग हिज डांस, उसने अपने डांस को परफेक्ट बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए स्पेंट मोर और अधिक समय बिताया, यानी और अधिक समय उसने खर्च किया किस पर, परफेक्टिंग हिज डांस अपने डांस को निखारने के लिए। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में भी हम मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें जिस तरह से मोस्ट का प्रयोग करते हैं, डिग्रीज भी हमने पढ़ी है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं वहाँ भी हमें मोर का प्रयोग करना है कि सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से अधिक इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और यदि ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रोनंसिएशन 2 टुकड़े या 3 टुकड़े में हो वहाँ पर हम ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना होता है। तो कंपैरेटिव सेंटेंस में हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल जो और अधिक के सेंस में है और यहाँ पर जो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए यहाँ पर किया गया है। पांचवा हमारा डिटरमिनस है लेस, ये ठीक मोर का उल्टा है जिसका अर्थ होता है कम। जैसे मोर का अर्थ होता है और अधिक, ठीक उसी तरह से लेस का अर्थ होता है कम, अर्थात कम के सेंस में लेस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं कि दिस मॉडल कंज्यूम्स लेस फ्यूल, यह जो मॉडल है कंज्यूम्स वो खर्च करती है लेस फ्यूल कम ईंधन, यानी कोई बाइक का मॉडल है, कोई कार्स का मॉडल है तो कई मॉडल जो है वो अधिक फ्यूल खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कम फ्यूल का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर किसी मॉडल के बारे में बताया जा रहा है कि दिस मॉडल, यह जो मॉडल है कंज्यूम्स वो उपभोग करता है लेस फ्यूल कम ईंधन का, तो यहाँ पर कम के सेंस में लेस का प्रयोग किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है कि इट कॉस्ट लेस टू गो बाई बस देन बाई ट्रेन, कि बस से जाना ट्रेन से जाने के बजाय सस्ता है, कि इट कॉस्ट लेस टू गो बाई बस देन बाई ट्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
वैसे ट्रेन का जो किराया है वो सस्ता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन के बारे में बात की गई है वो जो एसी कोच है उनके बारे में यहाँ पर सेंस कन्वे करना है। यहाँ पर सिर्फ हमें एग्जाम्पल से बताया गया है कि इट कोस्ट लेस टू गो बाई बस, यानी बस से जाना सस्ता होगा, कम खर्च आएगा बजाय किसके, ट्रेन से जाने के। तो यहाँ पर कोस्ट लेस का मतलब है कम खर्च, तो कम के सेंस में यहाँ पर लेस का प्रयोग किया गया है। सी हैज़ लेस क्लेवरनेस देन हर सिस्टर हैज़, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपेयर करने के लिए भी यहाँ पर लेस का प्रयोग किया गया है कि सी हैज़ लेस क्लेवरनेस, कि वह कम चालाक है, देन हर सिस्टर, उसकी सिस्टर के बजाय। तो उसकी सिस्टर के बजाय वह कम चालाक है। या हैज़ का मतलब रखना नहीं होगा, नहीं तो वाक्य का अर्थ है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। जिस तरह से हम बात करें कि सी हैज़ लेस क्लेवरनेस, कि वह कम चालाकी रखती है, देन हर सिस्टर हैज़, उसकी सिस्टर रखती है उसके बजाय। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो अर्थ होगा वो ये होगा कि वह अपनी सिस्टर से कम चालाक है। छठे नंबर का हमारा जो डिटरमिनर्स है वो है मच, जिसका अर्थ होता है बहुत। तो जैसे हमने काउंटेबल नाउन में मैनी का प्रयोग पढ़ा था, ठीक वो ही जो रूल्स है यहाँ पर हमें फॉलो करना है अनकाउंटेबल नाउन में। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमें मच का प्रयोग करना है और काउंटेबल नाउन में हमें मैनी का प्रयोग करना है। जो रूल्स हैं वो बिल्कुल दोनों में सेम है। जैसे रूल्स आप देखेंगे कि नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मच को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर प्रश्नात्मक है तो हम मच का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन सकारात्मक वाक्यों में मच को सब्जेक्ट के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा यदि सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक है, ना तो वो प्रश्नात्मक है ना नकारात्मक है, यदि हमारा वाक्य सकारात्मक है तो हम मच का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं, केवल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ यदि उसका यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह हमने मैनी में भी पढ़ा था कि जो मैनी है उसका जो प्रयोग है वो सकारात्मक वाक्य में हम सब्जेक्ट के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ यदि उसका यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के साथ मच के बजाय ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ आदि का यूज आप कर सकते हैं। यदि इनका यूज आप करते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिस तरह से हमने मैनी में भी इन्हीं का प्रयोग किया था, उसी तरह से मच यदि ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मच से पहले सो मच, एज मच, टू मच या फिर हाउ मच का प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ भी मच का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको दी है। पहली कंडीशन में हमने पढ़ा है कि यदि वाक्य सकारात्मक है और यदि हमें केवल और केवल मच का प्रयोग करना है तो हमें केवल सब्जेक्ट के साथ उसका यूज कर सकते हैं। यदि हमारा वाक्य नकारात्मक है, प्रश्नात्मक है, तो हम सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन से यहाँ आपको दी है, यदि वाक्य सकारात्मक है और आप मच का प्रयोग करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो उससे पहले आप सो, एज, टू और हाउ इन शब्दों का प्रयोग करके और आप मच का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई नीड मच वाटर। तो ये वाक्य यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारा वाक्य सकारात्मक है और यहाँ पर वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे पहले मच का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो वाक्य है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर वाक्य हमारा इनकरेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई नीड ए लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में मैंने बताया था कि मच के बजाय आप लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए वाक्य सही है। तीसरा एग्जाम्पल है आई नीड एज मच वाटर एज यू हैव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मच से पहले एज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों जो कंडीशंस मैंने रूल्स में आपको बताई है, सबके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं और इसी के साथ हमारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का
जो डिटरमिनर्स और आर्टिकल वाला जो पॉइंट है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि एग्जाम्पल्स आपके परीक्षा में पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हीं प्रमुख प्रमुख डिटरमिनर्स में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसी के साथ टॉपिक पूरा होने पर आप सभी को धन्यवाद। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारे 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं उनको करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें।